एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में मुझे बतलाया कि साहब पहले ही साल में आपको उन पे काबू किया जाएगा और इंशाअल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चंद सालों में हिंदुस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होगी। अभी इंडिया टुडे के मुताबिक नंबर 5 है, यूके टाइम्स के मुताबिक हम नंबर 9 हैं, मगर यूके जो इंडिया टुडे का है उसमें आईआईएम और आईआईटी शामिल नहीं है, खाली यूनिवर्सिटीज हैं। यूके हम नंबर 9 पोजीशन में हैं क्योंकि उन्होंने आईआईएम और आईआईटी शामिल कर ली हैं और यूनिवर्सिटी खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे आगे है। तो यूनिवर्सिटीज का अगर हिसाब लें तो हम नंबर 2 यूनिवर्सिटी हैं यूके टाइम्स के मुताबिक। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम पिछाड़ देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मेरी आदत ज्यादा भाषण देने की, ज्यादा गुफ्तगू करने की नहीं है, क्योंकि मेरी जो कोशिशें हैं और जो मैं मेहनत कर रहा हूं इंशाल्लाह खुद ही बोलेंगी, मुझे उनकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो हमने तरक्कियां की हैं उसके बारे में मैं बोलूंगा ही, वो प्रेस पे छोड़ देता हूं, आप लोग खुद मुझे जज करें। कोई एक अचीवमेंट तो बता दीजिए जी, कोई अचीवमेंट तो बता दीजिए, बताऊंगा, आप प्रेस ही खुद बतलाएंगे। देखिए, जब मैं यूनिवर्सिटी में 1 साल पहले आया था तो मेरा मकसद था यूनिवर्सिटी को सुधारना, उसके हालात को सुधारना, डिसिप्लिन को ठीक करना, बगैर रुकावटों के तालीमी एक्टिविटी जारी रखना, इम्तिहान टाइम पे करना, हमारे जो बच्चे हैं उनका मैक्सिमम प्लेसमेंट ताकि उनको नौकरियां मिल सकें उसमें कोशिश करना, बच्चों का रहन सहन जो कि बहुत ही खराब था उसको सुधारना। रहन सहन क्यों खराब हुआ? ये यूनिवर्सिटी जो है 6000 बच्चों के लिए बनाई गई थी, उसमें हमने 16000 बच्चे रख दिए, तो उनका रहन सहन बिल्कुल जैसे वैसा ही था। ना उनके पास कमरे में कबर्ड थी, ना राइटिंग टेबल थी, बच्चे जो है पलंग पे बैठ के अपना पढ़ाई करते थे। ये सब कमियां जो है सुधारी जाएंगी इंशाअल्लाह, मुझे कोई शक नहीं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, मैं पहले ही जब आया था मैंने कहा था आपसे कि मैं स्टूडेंट यूनियन करूंगा, बनाऊंगा जब यूनिवर्सिटी के हालात सुधरेंगे। स्टूडेंट यूनियन हमने बनाया और जो मुझे उम्मीदें थी स्टूडेंट यूनियन से पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैं चाहता हूं और चाहता था कि स्टूडेंट यूनियन, टीचर्स एसोसिएशन और बाकी जो एसोसिएशन हैं एएमयू में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक साथ काम करें, यानी कि दूसरे दिशाओं में खींचें। अफसोस कि सब अलग अलग डायरेक्शन में
खींच रहे हैं, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन की मांगे हो, अगर वो जा है, करेक्ट है, बिल्कुल एक्सेप्ट की जाएंगी। बेजा मांगों की सुनाई तक नहीं होगी, बेजा मांगों की सुनाई तक नहीं होगी। बहुत अहम मुद्दा जो है माइनॉरिटी स्टेटस का है। एएमयू के लिए और उनके स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम, और मेरे लिए, मगर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है। हमने पूरी तैयारी कोर्ट केस लड़ने के लिए कर ली है और मुझे कोई शक नहीं कि इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और मैं स्टूडेंट से यही कह रहा हूं कि ये वक्त नहीं है कि आप इस मामले को उछालें, धरनाएं करें, क्योंकि उससे क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो सोचेंगे कि हमारे पे प्रेशर डाल रहे हैं ये लोग। अगर खुदा न खास्ता हम केस हार गए, हारेंगे नहीं, मगर जिंदगी में कुछ पता नहीं, तब टाइम होगा धरना एजिटेशन करने का, अभी टाइम नहीं है। पढ़ाई में कोशिश जारी होगी कि जो सिलेबस हैं, जो कि सालों से नहीं बदली करे गए, वो भाई चांसलर साहब लगे हुए हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका सिलेबस जो है ताकीद से, गौर से एग्जामिन किया जाएगा और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सिलेबस मॉडिफाई करेंगे। अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं दूसरे मामलों में सुलझा रहा और फंसा रहा और सुलझाने की कोशिश की और कई जगहों में कामयाबी पाई। नई फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज हम जारी करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस, जियो स्ट्रेटेजी, सिक्योरिटी और फॉरेन लैंग्वेजेस। फॉरेन लैंग्वेजेस की इतनी डिमांड है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स तैयार करें तो झट उनको नौकरी मिलेगी। पुराने जमाने में एएमयू में फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी, मगर किसी वजह से वो रद्द कर दी गई, खत्म हो गई। हम जो है चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, पोर्चुगीज और स्पेनिश के उस्ताद मंगाएंगे और फॉरेन लैंग्वेजेस दोबारा एएमयू में जारी होंगी। मामले जो हुक्म हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं उनकी तामील होगी। जिन इलाकों में हमने सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, और अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनकी मदद कर सकती है, उनकी पढ़ाई, उनकी इल्म उनको दे सकती है, क्यों नहीं दे। मगर 3 एश्योरेंस मैंने अपने स्टाफ को दिए हैं। एक तो कोई फंड्स डाइवर्ट नहीं किए जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फंड्स हैं वो सेंटर के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। मैंने गवर्नमेंट को कई बार बताया है कि अगर आप फंड्स देना चाहते हैं तो सेंटर्स के लिए दीजिए। दूसरी बात, कोई भी टीचर जो है बगैर उसकी मंजूरी के वहां पोस्ट नहीं किया जाए। टीचर्स को खतरा था कि भाई अगर
हमें मलापुरम भेज दिया तो बड़ी मुश्किलात होंगी। तो हमने उनको ये एश्योरेंस दिया है कि जब तक आप वॉलंटियर नहीं होंगे आपको नहीं भेजा जाएगा। तीसरा, माइनॉरिटी कैरेक्टर। जो सेंटर्स हैं मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में हैं, तो माइनॉरिटी कैरेक्टर कायम रहेगा सेंटर्स में भी। जैसे आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने 213 करोड़ रुपए मलापुरम सेंटर, 105 करोड़ मलापुरम सेंटर और 108 करोड़ मुर्शिदाबाद सेंटर के लिए सैंक्शन किए गए हैं। जो प्रॉब्लम पेश आ रही है वो ये है कि केरला के मिनिस्टर बोल रहे हैं साहब आपने सेंटर तो खोल दिया, मगर केरला के बच्चे यहाँ आप उनको एडमिशन नहीं दे रहे। तो मैंने उनको समझाया कि एडमिशन जो है, जो एएम रेगुलेशंस के मुताबिक दिया जाएगा, मगर हम लोग वहां स्कूल्स इस्टेब्लिश करेंगे। अभी शुरुआत करेंगे क्लास 9 से, ताकि वहां के बच्चे पढ़ें और फिर इंटरनल स्टूडेंट्स हो जाएं। फिर जो मुश्किलात हैं उनको एडमिशन की वो दूर हो जाएंगी। इसके अलावा हम बीएड कोर्स शुरू करेंगे। मैनेजमेंट और लॉ तो ऑलरेडी चल रहा है, मगर बीएड भी शुरुआत करेंगे। कुछ बातें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहजीब और रस्म के बारे में मुझे कि जो मैंने एडवाइजरी लेटर स्टूडेंट्स को दिया था उस पे बिल्कुल गलत रिपोर्ट दी गई। प्रेस वाले चाहते थे कि मुझे फंडामेंटलिस्ट पेश किया जाए, कंजर्वेटिव, अल्ट्रा कंजर्वेटिव। और क्योंकि एक न्यूज़पेपर ने उसको पब्लिश किया तो न्यूज चैनल्स ने उसको उठाया मुद्दा। VCAMU का फरमान जैसे मुगलिया सल्तनत है या नहीं, ये सेकुलर इंस्टीट्यूशन है। मगर मैं जानता हूं शरारत और पहचानता हूं। लड़कियों के लिए मैंने कभी नहीं कहा कि आप बुर्का पहने। आप लोगों ने सब मेरा जो खत है बच्चों को पढ़ा है या नहीं? किस जगह बतलाया गया है कि आप बुर्का पहने? क्यों रिपोर्ट की गई गलत? मैंने उनसे यही ताकीद की जो रस्म और रिवाज हैं उसके मुताबिक आप ड्रेस पहने। स्टूडेंट्स को मेरे साथ मिलने में कोई रुकावट नहीं है। मैं जब जुमे की नमाज के बाद 100, 200, 400 बच्चे घेर लेते हैं और अपना प्रॉब्लम पेश करते हैं, खेल के मैदान पे आते हैं, साहब ये प्रॉब्लम है। मगर अगर मेरे से ऑफिस में मिलने आएंगे तो रस्म और रिवाज के साथ के तहत शेरवानी पहन के आना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि बच्चा जो है जीन्स और पीटी शूज में पहन के और मेरे से मिलने आए। कोई तरीका होता है, कोई ढंग होता है वाइस चांसलर के साथ मिलने के लिए। काफी बच्चों ने, मैं काफी तब्दीलियां महसूस कर रहा हूं। जब मैं आया था तो बच्चे सलाम तक नहीं करते थे। मैंने कई बच्चों को टोका, मैंने खुद उनको सलाम किया, शर्मिंदा हुए बच्चे, और काफी इंप्रूवमेंट है। बच्चे मेरे से कह रहे हैं साहब रस्म और रिवाज कैसे बतलाएं बच्चों को? जो इंट्रोडक्शन होता था पहले वो तो बंद कर दिया आपने।
ठीक वजह से इंट्रोडक्शन बंद हुआ है, क्योंकि रैगिंग शुरू हो गई थी। इंट्रोडक्शन दोबारा नहीं होगा, मगर एक तरीका मैंने सोचा है, उसको बोलेंगे ओरिएंटेशन गेट टुगेदर, यानी बच्चों जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको समझाना कि एएमयू के क्या रस्म है, रिवाज है, क्या तहजीब है, मगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड कंडीशंस में होगा। वार्डन्स और टीचर्स वहां रहेंगे, और अगर किसी ने रैगिंग शुरू कर दी पूरी जिंदगी पछताएगा, क्योंकि मैं बहुत खिलाफ हूं रैगिंग और जो नए बच्चे आए हैं उनको तकलीफ देने के लिए। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा यूनिवर्सिटी में बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। मैंने एक बच्चे को जरूर पकड़ा है, मैं टेनिस खेलने जा रहा था तो मैंने देखा वो बैठ के सिगरेट पी रहा। कोशिश ये होगी कि ग्रीन यूनिवर्सिटी बनाई जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और ये सब जो फालतू आदतें हैं, बकवास की आदतें बंद की जाए, ये बच्चों की बेहतरी के लिए। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, मैंने मिनिस्टर साहब को लिखा था कि गंदे रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है, और इसको मैं सुधारूंगा, मगर बगैर पैसे के तो सुधर नहीं सकती कोई चीज। बहुत कोशिशों के बाद 5 गुना बढ़ाई हुई है, और आप देखेंगे 2 या 3 महीने में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की सूरत ही बदल जाएगी। कोशिश ये हमारी होगी कि इसको अपग्रेड किया जाए। एम्स, जैसे एम्स में फैसिलिटीज है, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हो। एक और प्रॉब्लम जो है वो हमारे स्कूलों के बारे में, जो स्टैंडर्ड केंद्रीय विद्यालय में होने चाहिए वो नहीं है। कोशिश ये होगी कि हमारे स्कूल जो है अपग्रेड किए जाएं केंद्रीय विद्यालय के स्टैंडर्ड्स, और जो हमारे टीचर्स हैं उनको अच्छी तनख्वाहें मिले। अब 4,000 रुपए महीने पे कौन टीचर मेहनत करेगा? बिल्कुल नहीं। एबीके हाई स्कूल जो है वो पहला स्कूल, जो सबसे कमजोर स्कूल था, उसको चुना गया है केंद्रीय विद्यालय स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, उसको अपग्रेड किया जाएगा। बाकी यूजीसी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि बाकी स्कूल्स भी हैं वो अपग्रेड करे जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, मगर कोशिश हमारी जारी रहेगी। इन्हीं स्कूलों में से आते हैं, तो अगर एंट्री पॉइंट खराब हो तो यूनिवर्सिटी सुधर नहीं सकती। इसी वजह से हर कोर्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ताकि जो बच्चे आते हैं जिनको 90%, 99% कई स्कूलों से लाते हैं मार्कशीट, उनको एडमिशन मिल जाता था। जब हम यहाँ एडमिट होते हैं तो बिल्कुल बुद्धू निकलते थे। तो एंट्रेंस एग्जाम से छानबीन हो जाएगी अच्छे बच्चों की, अच्छे बच्चे सेलेक्ट होंगे। एक और मुद्दा जो है, यूनिवर्सिटी में 3 म्यूजियम थे, सब अपना राज चला रहे थे। हम लोग एक म्यूजियम स्टैब्लिश करेंगे यूनिवर्सिटी में, और वो भी डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी के अंदर होगा, क्योंकि वो ही जानते हैं म्यूजियम कैसा रखना चाहिए, कैसे प्रिजर्व करना चाहिए। जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का म्यूजियम था, 1 साल में मैंने एक स्टूडेंट वहां नहीं देखा।
खाली इतवार को मैं देखता था कुछ बच्चे क्रिकेट जरूर मैदान में खेलते थे, तो हमने उसको शिफ्ट करने का इरादा किया है ताकि वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के नजदीक हो, जो उसमें निहायत वैल्यूबल आर्कियोलॉजिकल्स जो हमारे डिपार्टमेंट ने फाइंडिंग्स की हैं वो रखे जाए, और इससे बच्चों का ही फायदा होगा। म्यूजियम के बारे में तानाशाही नहीं चलेगी। यूनिवर्सिटी में खाली एक ही म्यूजियम होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट, ताकि बच्चे जाएं और सीखें। हम ये नहीं कह रहे कि हिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का म्यूजियम बंद किया जाए, नहीं, हम उसको बेहतर जगह भेज रहे हैं ताकि म्यूजियम जो है 5 बजे तक खुला रहे। अभी तो 2 बजे बंद हो जाता है। कोई हिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का म्यूजियम बंद नहीं कर रहा, जैसे आपको बतला रहे हैं लोग, बिल्कुल नहीं। जो हमारी पुरानी इमारतें हैं 100 साल से ज्यादा पुरानी, उनको रिस्टोर करेंगे इंशाल्लाह। और आगा खान फाउंडेशन को हमने प्रपोजल भेज दी है। शुरुआत स्टैच्यू हॉल से होगी। अफसोस होता है जब मैं स्टैच्यू हॉल जाता हूं और उसकी बुरी हालत देखता हूं। ग़िज़ा, बच्चों का खाना, सबसे हमने सब किचन जो है मॉडर्नाइज कर दी हैं। स्टीम कुकर्स आ गए हैं, ऑटोमेटिक चपाती मेकर्स आ गए हैं, बेन मैरीज आ गए हैं जिसमें खाना गर्म रहे। जो 100 साल पुराना तरीका था बदली हो गया। डनलॉप नहीं मिलेगा बच्चों को। डनलॉप आप समझते क्या है? डनलॉप तंदूरी रोटी को कहते थे बच्चे, क्योंकि वो बिल्कुल रबर की जैसे हो जाती थी। और भी तब्दीलियां होंगी। यूनिवर्सिटी में एक ही मेन्यू होगा, यानी मंडे को अगर मेन्यू ये है पूरी यूनिवर्सिटी में लागू होगा। क्यों? क्योंकि खरीद फरोख्त जो हम करना चाहते हैं वो एक साथ, उसमें पैसे की बचत होगी। और पीवीसी साहब ने बात कर ली है, केंद्रीय भंडार जो है एक आउटलेट यहां खोल रहा है एएमयू में। दाल, चीनी, आटा, चावल जो है कंट्रोल रेट से मिलेंगे, तो बेहतरी होगी। और कोशिश ये होगी कि 1000 रुपए जो बच्चे दे रहे हैं उसमें अच्छा से अच्छा खाना मिले, और इसको बढ़ोतरी यानी कटिंग जो है वो नहीं की जाए, यानी 1000 रुपए में ही काम चल जाए। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल, आप समझते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल? अगर आप कोई चीज पूरी बोरी खरीद लें तो आपको 10 रुपए किलो मिलेगी। अगर आप 1 किलो लें तो 15 रुपए किलो मिलेगी। सब आप लोग जानते हैं। तो खरीद फरोख्त जो होगी बल्क में होगी, ताकि आलू लेने हैं तो 600 किलो आलू या जितना भी जरूरत हो, उसमें बहुत पैसे की बचत होगी। बच्चे रह रहे थे मगर डाइनिंग हॉल के मेंबर नहीं थे, और मुझे मालूम है उनको खाना कहां से मिलता था। इसकी बिल्कुल रुकावट हो गई। अगर बच्चा हॉल में रहना चाहता है तो वो डाइनिंग हॉल मेंबर होगा कंपलसरी। अगर खाना नहीं चाहता तो एनआरएससी में भर्ती हो जाए। जो सबसे बड़ी
कमी हमारे बच्चों में है, जो प्लेसमेंट टीम्स आती हैं वो ये कहते हैं साहब बच्चे तो आपके जोश है, ये है, वो है, पढ़े लिखे हैं, मगर बोल नहीं सकते, खासकर अंग्रेजी। देखिए बच्चों से मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी मादरी जबान और मेरी मादरी जबान उर्दू है, रोजी रोटी की जबान तो अंग्रेजी है। चाहे आप कुछ कह लें, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती अगर आप अंग्रेजी ठीक नहीं बोलते। मेरी कोशिश यही है, मैं बच्चों से अंग्रेजी में ही बात करता हूं, मैं उनको ट्रेन करना चाहता हूं, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं अंग्रेजी में बोलने। मैंने बहुत बच्चों को समझाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों का फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क की सिक्योरिटी में वो हिस्सा लें। उनकी जिम्मेदारी है, नमक खा रहे हैं यहाँ का। तो मुझे कुछ सीनियर टीचर्स ने आया कि साहब बहुत अनपॉपुलर टॉपिक है ये, फौज के बारे में बात ही नहीं करी। तो मैंने कहा ऑल राइट, आजमाऊंगा मैं। और मैंने 10+2 स्टूडेंट से 600-800 बच्चे थे, मैंने उनको बतलाया डिफेंस फोर्सेस में भर्ती होने के फायदे, और 800 फॉर्म मैं ले गया और मैंने कहा जो बच्चे कन्विंस्ड हैं वो फॉर्म भर दें। 600 बच्चों ने फॉर्म भरे एनडीए के लिए। उनमें से हमने 40 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2 बच्चे जो हैं इंटरव्यू और टेस्ट के लिए अपीयर हुए, दोनों सिलेक्टेड। यानी हमारा रेट, सक्सेस रेट अभी 100% है। जो 38 बच्चे रह गए हैं, उम्मीद यह है कि कम से कम 15 या 20 जो हैं जरूर एनडीए जाएं। मैसेज ये मैं पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपको नौकरी चाहिए जिसमें बिल्कुल तासुब नहीं है, जिसमें बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो आर्म फोर्सेस है। आपके सामने 3 आर्म फोर्सेस के ऑफिसर बैठे हैं। किसी ने हमारी मदद नहीं की। अगर तासुब होता तो मुझे कर्नल रिटायर कर देते। नहीं किया क्योंकि मैंने मेहनत की, पढ़ा मैं। तो मैं एक ही बताना बच्चों को, यही मैं उनके दिमाग में बैठाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा एक्सक्यूज, अगर आप असफल रहे, नाकामयाब रहे, तो आप कहते साहब डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तासुब हुआ है। तासुब किसके खिलाफ होता है? तासुब है, तासुब जो है इंसान के दिल में है, मगर तासुब उसके खिलाफ होता है जो अनपढ़ हो। अगर आप ठीक पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, कौन तासुब करेगा आपके खिलाफ? और बच्चे कन्विंस्ड हैं, मेरी जो आर्ग्यूमेंट है। जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मैंने प्रपोज किया है एक स्कीम। मैंने उनसे कहा है आप 15 बच्चे हमारे पास भेजिए, हम उनको आर्म फोर्सेस के लिए तैयार करेंगे। जामिया हमदर्द जो कि काफी सक्सेसफुल रहा है IAS IPS के अंदर, मैंने कहा हम 15 बच्चे आपके पास भेजेंगे, आप ट्रेन कीजिए। और जामिया मिलिया इस्लामिया, आप मास कॉम में मास्टर हैं, हम 15 बच्चे आपके पास भेजेंगे।
तो तीनों यूनिवर्सिटीज जो हैं मिलजुल कर बच्चों की बेहतरी के लिए काम करें। सालों से जनरल सिलेक्शन कमिटीज नहीं हुई थी इस यूनिवर्सिटी में। ये कमी हमने पूरी की है। एक 109 फैकल्टीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से 38 तो हमने पिछले 4 दिन में खत्म किए हैं सिलेक्शंस। 90 टीचर्स का प्रमोशन या सिलेक्शन हुआ है मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेरा मुद्दा यही था मेडिकल कॉलेज को सुधारना है। तिबिया कॉलेज में भी हमने सिलेक्शन कमेटी की है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और ये जो है कोशिश जारी रहेगी कि जनरल सिलेक्शन कमिटीज हों और लोकल सिलेक्शन कमिटीज बंद कर दिए जाए। कोई जरूरत ही नहीं पड़े लोकल सिलेक्शन कमेटी और गेस्ट फैकल्टी की। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्वोकेशन के बाद, कॉन्वोकेशन भी कई सालों के बाद हुआ, हमें ग्रांट्स मिले हैं 150 करोड़ रुपए के। उससे 150 बच्चों के लिए और 1500 बच्चों के लिए और 150 और 1000 बच्चों के लिए नए हॉल खोले जाएंगे। कार्रवाई हमने जारी कर दी है। 2 साल के अंदर इंशाल्लाह ये हॉल तैयार हो जाएंगे। कोशिश ये होगी कि जितना है उनकी हिफाजत के लिए, ताकि उनको कम तकलीफें जो है उनको इंदिरा गांधी हॉल से यहाँ पहुंचने में वो दूर की जाए, और जो इंदिरा गांधी हॉल की जो अकोमोडेशन है वो अब्दुल्ला हॉल को दी जाएगी, ताकि उनकी बच्चियां भी फैलें, ठीक तरीके से रहें। आप लोगों को मालूम है कि गेम्स में मेरी बहुत तवज्जो रही है। खेल का मैदान जो है बहुत बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने 18 बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल खोले हैं। सब हॉल्स में एक बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट नया बने। कोशिश ये होगी कि ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाया जाए यूनिवर्सिटी में। तभी जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैं बुलाऊंगा अपने एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड में, तो यही मांग होगी कि साहब फंड सैंक्शन कीजिए, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनना चाहिए एएमयू में, और जो इंडोर स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए छोड़ देंगे। एस्ट्रोटर्फ लग गया है, जफर इकबाल साहब से बातचीत चल रही है ताकि हॉकी एकेडमी यहाँ खोली जाए एएमयू में, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हिंदुस्तान की टीम में खेलें जैसे पहले खेलते थे जफर इकबाल, कई खिलाड़ी। टीचर्स की बहुत डिमांड थी कि मर्जर किया जाए डिटेंशन और अर्न लीव। हमने मर्ज कर दिए गए, उससे फायदा होगा। जो टेम्परेरी टीचर्स थे उनको छुट्टी के दौरान तनख्वाह नहीं मिलती थी, अब मिलेगी। और जो डेली वेजर्स हैं जिनकी हालत सबसे खराब, देखिए मैं सवाल बाद में पूछूं, 1100 रुपए उनके तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई है। एक मसला और है, सेंटर फॉर कंपैरेटिव स्टडीज इन इंडियन लैंग्वेजेस को मर्ज कर दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको बतलाऊं। 208 में एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी
उसने रेकमेंड ये किया था, मैं उसमें शामिल नहीं था, 2008 के साथ ये सेंटर ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज इंडियन लैंग्वेजेस में एक कश्मीरी प्रोफेसर है, एक पार्ट टाइम ट्रांसलेशन कोर्स हो रहा है। खाली चीजें सुधर गई हैं और एकेडमिक एक्टिविटी में पूरा जोर होगा। शुरुआत फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, मेजर जनरल द्विवेदी साहब जो कि चीन में रहे हैं 3.5 साल, चाइनीज लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, उनको मैंने प्रोफेसर अपॉइंट किया और शुरुआत इससे करेंगे। इसमें फैकल्टी में इंटरनेशनल रिलेशंस, जियो स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी, फॉरेन लैंग्वेजेस और हाई क्वालिटी रिसर्च। हिंदुस्तान को इन्हीं चीजों की निहायत जरूरत है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों पीछे रहे? हम सब यूनिवर्सिटी से आगे होंगे। इसमें एमए, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम भी होंगे और जैसे मैंने बताया आपको 5 लैंग्वेजेस जो हैं पढ़ाई जाएंगी। हमारा मकसद जो है खाली मुकम्मल इंसान को बनाना नहीं है, खाली कोशिश ये है कि हमारा स्टूडेंट जो है मुकम्मल इंसान बने, कॉन्फिडेंस हो उसको। मगर हमारा एक और फर्ज है, वो ये है कि हमारे जो बच्चे जो हैं यहाँ से ग्रेजुएट करते हैं उनको अच्छी नौकरियां भी मिले। टॉप फर्म्स हैं TCS, गूगल, LNT, CS और विदेशी कंपनीज यहाँ आई हैं, दुबई, जर्मनी, कई मुल्कों से, और हमारे बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में 75% स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी प्लेस हो गए। कोशिश ये जारी रहेगी, हर डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट सेल खोला जाएगा, मैंने ऑर्डर दे दिए हैं। कोशिश ये होगी कि हम अपने बच्चों को नौकरी दिलाने में भी कामयाब हों और कामयाब होकर रहेंगे। मैंने 40 साल फौज में सर्विस की। लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत कार्रवाइयां की, मगर नाकामयाब रहे और जिंदगी में मैं कभी, मेरी हार नहीं हुई है और इंशाल्लाह ANU को सुधारने में हार नहीं होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, हार नहीं होगी, चाहे कोई मुश्किलात पेश आए उनको फेस किया जाएगा और 2 साल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले पोजीशन पे होगी सब यूनिवर्सिटी। संस्कृताइज हिंदी मत बोलिए, जो हिंदुस्तानी जबान है वो मैं समझ पाऊंगा। कोई फर्क नहीं है, फौजी और एकेडमिक एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। देखिए, फौज में जब मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट हैं उन पे काउंटर इंसर्जेंसी, आप समझते हैं? यस। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कर रहा था, 50,000 जवान थे। यूनिवर्सिटी में तकरीबन 28,000 बच्चे हैं, ठीक है? तो
उनकी देखभाल करना। तो मैं अपने सिपाहियों की देखभाल करता था, अपने बच्चों जो 28,000, मेरे से पूछेगा साहब कितने बच्चे हैं आपके, मैंने कहा 28,004। 4 क्यों? मैंने कहा मेरे बच्चे हैं। ठीक है, आप 28,004 बच्चे हैं मेरे, उनकी देखभाल करूंगा जैसे मैं फौजियों की देखभाल करता था वैसे ही करूंगा। और ये गलत फहमी है कि फौजी अनपढ़ है। फौज जो है बहुत इंपॉर्टेंस, अहमियत देती है एजुकेशन पे। मैं जब फौज में भर्ती हुआ था, 15.5 साल मेरी उम्र थी, तो मैंने सीनियर केमिस्ट पास करके ज्वाइन किया। फौज ने मुझे पढ़ाया, एमएससी करवाई, एमफिल करवाई, और अगर टाइम मिलता मैं एमफिल पीएचडी के लिए भी गुड़गांव यूनिवर्सिटी में मैंने एप्लीकेशन दे दिया था, मगर आप लोगों ने कहा साहब वाइस चांसलर बन के आ जाइए। जो काम हम फौज में करते थे वो यहां भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की बेहतरी, इल्म, कोई फर्क। और मैं फर्क महसूस नहीं किया। खाली फौज में मैं 2 बजे तक काम करता था, उसके बाद फौज मुझे तनख्वाह देती थी कि जवानों के साथ जाके खेल खेलो, मगर यहाँ ऑफिस में बैठना पड़ता है 8-9 बजे तक। यही बस फर्क है। तो सर वहाँ टारगेट हुआ करता था जी, वहाँ टारगेट हुआ करता था, और यहाँ आपको फिर क्या रास्ता है मेरे आगे, आप बताइए खुद। इसमें कमिटीज में है, कोई भी शिकायत आती है उसका हम लोग हल ढूंढते हैं, और शिकायत आती है उसका सलूशन निकाला जाता है। अगर किसी ने इसका गलती की है या किसी ने बदमाशी की है किसी किस्म से, तो उसको सज़ा भी दिया जाता है। और ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोई भी इस किस्म की हरकत करके बच के नहीं निकल पाता है, उसको ज़रूर सज़ा मिली जाती है। हाँ, अलबत्ते हम उसको अनाउंस नहीं करते क्योंकि सेंसिटिविटी ऐसी होती है, उस मामलात के सेंसिटिविटीज़ होती हैं, इसलिए हम उसको पब्लिसाइज नहीं करते। लेकिन उस आदमी को पता चल जाता है जिसने वो गलती की है कि उसको सज़ा किस लिए मिल रही है। मेरा सवाल अवेयरनेस को लेकर था इन दैट स्पिरिट, और उनको हम एक ऑफिस ज़रूर देंगे, जगह पे एक ऑफिस बनाया जाए जहाँ लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें। अभी वो डायरेक्ट चिट्ठी के माध्यम या ईमेल के माध्यम से वो दे देते हैं और वो हमारे तक आ जाती है शिकायत। जब आती है तो हम उस पर फिर एक्शन लेते हैं। लेकिन ये आपका सुझाव सही है कि एक जगह उनकी एक ऑफिस बना दिया जाए जहाँ के ये चीज़ें रजिस्टर किया जाए। अगर मैंने किसी को चोरी करते हुए पकड़ा, यूनिवर्सिटी का 1 पैसा अगर मैंने पकड़ लिया, किसी को छोड़ूंगा। दूसरा, अगर किसी ने औरतों की इज्जत के खिलाफ कुछ हरकत की तो छोड़ा नहीं जाएगा उसको। बाकी मैं माफ कर सकता हूं, इन 2 मामलों में मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। करप्शन और मिसबिहेवियर विद वुमेन। चोरी का भी एक सवाल यूनिवर्सिटी की है, 1 जून को यूनिवर्सिटी उसको टेक ओवर करेगी। दूसरा सवाल था ये बहुत थोड़ा बहुत बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इस पे भी काबू पाया जाएगा। जो वक्त मुकर्रर किया गया है काम के लिए उसको हम इंश्योर करेंगे। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि यहाँ कुछ काम कर रहा है, कुछ और बिजनेस कर रहा है, ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। कोशिश ये होगी कि इसको बंद किया जाए। ये करप्शन है, इसको बंद किया जाए। लेकिन देखने में आया है कि कुछ टीचर्स, ऑफिसर्स, they are used to smoking as a product. What would your action plan for them? अगर कोई पकड़ा गया उसके खिलाफ पेनल्टी जारी की जाएगी। Financial penalty. फाइनेंशियल पेनल्टी। And last one, sir. जी, What is the fate of Mr. Shahzad Alam?
शहजाद आलम की हरकतें। एक्चुअली सर मैं इसमें थोड़ा ऐड क्लियर करना चाहूँगा कि स्टूडेंट यूनियन लगातार प्रॉब्लम करती रही है जब से वो बनी है और उस पर लगातार एक्शन भी हुए। आप फर्दर भी स्टूडेंट यूनियन को लेकर क्या है और शहजाद आलम का जो कार्रवाई उसके खिलाफ होगी वो डिसिप्लिनरी कमेटी आज बैठ रही है। इस मामले में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहता, वो डिसिप्लिनरी कमेटी का मामला है, मगर उसकी हरकतें आप लोगों ने देखी हैं या नहीं देखी? देखिए तो उसका वो जो सवाल उसको दिए गए हैं उसका जवाब देगा वो, और डिसिप्लिनरी कमेटी डिसाइड करेगी क्या कार्रवाई उसके खिलाफ करनी चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए। देखिए शहजाद आलम जो है तौसीफ आलम के साथ अपना वो कह रहा है कि साहब तौसीफ को आपने माफ कर दिया, मुझे भी कर दिया। तौसीफ की गलती क्या थी? तौसीफ आलम गए मेडिकल कॉलेज और कहा कि मुझे अकाउंट दिखलाइए, ये करिए, वो करिए, ये कहा। मैंने एक खत इनको लिखा था वार्निंग का कि ये हरकतें जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं, और मैं इंतजार कर रहा था जो पहला होगा उसको मार पड़ेगी। तौसीफ आलम पकड़े गए, यही किया उन्होंने। धरना पे बैठे, माफी मांगी। मैंने कहा सजा देने के लिए नहीं, माफ कर सकता हूं। शहजाद आलम, उनकी हरकतें आपने देखी शुरू से। पेट्रोल पंप पे गए, एफआईआर दर्ज की गई, नुमाइश में उनकी हरकतें, मेरी कार पे कार्रवाई करने की हरकत जिसमें 5 या 6 जो हैं जख्मी हुए। उसके बाद उन्होंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी। पूरे हिंदुस्तान में सब नेताओं से मिलके आए हैं, कोई बात नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री है। उनकी स्पीचेस आपने सुनी मेरे घर के सामने ताकि मैं भी सुनूं। तो डिसिप्लिनरी कमेटी उनके बारे में डिसाइड करेगी। इस मामले में बिल्कुल दखल नहीं दे रहा। क्या आपके जो डिसाइड करूंगा यूनिवर्सिटी के हालात देख के। माइसेल्फ पंकज फ्रॉम पंजाब स्टेट दिल्ली। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जिस तरह से यहाँ अभी छात्र नेता की बात हुई और पूर्व में कट्टा कल्चर की व्यवस्था भी आ रही थी, उसमें इस चीजों को रोकने के साथ क्या वे मानते हैं कि इसमें राजनीतिक पार्टियों का मतलब संपर्क और संबंध रहता है यहाँ के स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर्स हैं? देखिए पॉलिटिक्स में मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी है वाइस चांसलर। मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा नहीं हूं, मैं किसी इलाके के साथ जुड़ा नहीं हूं। मैं खाली टीम एएमयू का वाइस चांसलर हूं। उन लोगों को बुलाऊंगा जो यूनिवर्सिटी का फायदा करेंगे। आपने देखा हमने कॉन्वोकेशन में मिसेस सोनिया गांधी को बुलाया, नहीं आ सकी, मगर फायदा तो हुआ यूनिवर्सिटी का। 150 करोड़ रुपए मिले। अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर आएंगे तो स्विमिंग पूल निकलवाएंगे उनसे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर साहब को मैं न्योता दे रहा हूं, अगर आएंगे तो जरूर डिमांड्स हम पेश करेंगे। मैंने उनको पहले भी इन्विटेशन दिया था, नहीं आ सके क्योंकि वो अमेरिका उनका प्रोग्राम बन गया था, मगर उम्मीद यह है कि जरूर आएंगे यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है। और क्यों नहीं आए यहाँ के चीफ मिनिस्टर? यूनिवर्सिटी उन शख्स को हम बुलाएंगे जो यूनिवर्सिटी का फायदा करेंगे। जो यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना चाहते हैं यहाँ वेलकम नहीं है। वैसे आप हिंदुस्तान टाइम्स है, ये अभी रिसेंटली यूजीसी ने पठान प्रोफेसर पठान पूरी मुखालफत करूंगा।
ये यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर इंडिपेंडेंट स्टेटस के खिलाफ है और इनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये हमारे इंडिपेंडेंस और हमारी जो ऑटोनॉमी है उसके खिलाफ है, उसकी पूरी मुखालफत होगी और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है इनका क्या एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे सब, ऐसा कोई कोशिश करेंगे ना? हमारे डॉक्टरों का एहसान नहीं कर रहे, उनका फर्ज है मरीजों की देखभाल करना और करवा के रखेंगे उनको। देखिए जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिस फर्म यानी कौन गॉडरेज यानी एक बहुत मशहूर कंपनी को हमने ये ठेका दिया था, मगर उन्होंने पूरा जो है कार्रवाई नहीं की है। सुधार होगा, सीसीटीवी कैमरे जो है सही किए जाएंगे। और देखिए डॉक्टर्स का भी, अगर आप वहां जाएं तो भीड़ ही पागल कर देती है। हर डॉक्टर की टेबल पे 50-50 आदमी लगे हुए हैं। इतना प्रेशर है डॉक्टरों पे कि अगर कोई नाराज कभी नाराज हो जाए तो उसको माफ कर सकते हैं। प्रेशर बहुत है डॉक्टर पे, मगर मेरी एडवाइस डॉक्टर्स पे यही है कि मरीजों की देखभाल करना आपका फर्ज है, ना कि आप उन पे एहसान जताएं। कोशिश ये करेंगे। और जब हॉस्पिटल में फंड्स होंगे, देखिए जब से हॉस्पिटल खुला है तो किसी ने नर्सों की तब्दीली में कार्रवाई नहीं की। जो चल रहा है 160 नर्स वही चली आ रही। हॉस्पिटल बेड जो है 3 गुना बढ़ गए। तो मैंने यूजीसी को बताया कि कम से कम 400 नर्स और चाहिए। तो जब स्टाफ बढ़ेगा, सफाई वाले बढ़ेंगे, तो हालात जो है हॉस्पिटल में जरूर बेहतर होंगे। आपके मेडिकल कॉलेज पे आपका ये कहना, यहाँ पे जितने भी सही फरमा रहे हैं। मैंने कल जो डॉक्टर आए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, उन्होंने मुझे बतलाया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पेमेंट वार्ड या पेमेंट यानी डॉक्टर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं शाम को हॉस्पिटल में। और जो फीस है वो 50% डॉक्टर लेगा 50% और हॉस्पिटल लेगा 50%। इस पे मैं मॉडल स्टडी कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से कोई मुश्किलात नहीं होगी, यही अडॉप्ट करेंगे हम। क्योंकि यहाँ जो डॉक्टरों का ब्रेन है काफी अच्छे डॉक्टर हैं, उनका आम जनता को फायदा ही नहीं मिल पाता। जो पैसा दे सकता है कम से कम वो तो उनको दिखा दे। आप सही फरमा रहे हैं। तारिक हसन फ्रॉम पीटीआई। हमने सोच समझ के 1 जुलाई से 15 जुलाई को रखा है। हॉल्स एम्प्टी किए जाएंगे। वो पीरियड यूं चुना है ताकि कम से कम तकलीफ हो स्टूडेंट्स को। उस टाइम कोई इम्तिहान नहीं हो रहा, कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। 2 हॉल में हमने परमिट किया है जहां डॉक्टर रहेंगे। जो बच्चे, सब बच्चों का सामान रखने के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। सबको बतलाया गया है कि 1 से 15 तारीख तक आप घर चले जाएं और जिस हॉल से बच्चा गया है वही हॉल दिया जाएगा। एश्योरेंस दिया गया है मैंने, मगर रूम्स में तब्दीली करेंगे। मैं नहीं चाहता कि सब वेस्टर्न यूपी वाले एक साथ रहें, बिहार वाले एक साथ रहें, सबको मिक्स किया जाएगा। दूसरा, सब कमरों में फोटोग्राफ और नेम लगा दिया जाएगा बच्चों के आने से पहले। नेट पे बतला दिया जाएगा कि ये कमरा आपको अलॉट किया गया है। और देखिए जो वार्डन्स हैं वो अकेले जो है हॉल्स को साफ नहीं कर सकते। हमें जरूरत पड़ेगी जो सीनियर हॉल है, सीनियर फूड है, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हेल्प